फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर अगर कोई मूवीज बनाया जाता तो इमेजिन कीजिए कि कैसा होता वो मूवीज, कैसा होता उसकी एंडिंग। फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए तो एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुआ था और फिर मोनार्कीज की लापरवाही और नाकामयाबी की वजह से फ्रांस के अंदर 10 साल तक फ्रेंच रेवोल्यूशन चलता रहा। डेमोक्रेसी का जो मेन विचारधारा है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन चीजों की शुरुआत हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। और फिर आज की डेट में अक्सर हम लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसे शब्द भी उभर कर आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर किताबों में पढ़ा जाए तो जितना सिंपल दिखता है एक्चुअली उतना सिंपल है नहीं। इसके अंदर काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस के अंदर से मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और 1793 में फ्रांस की आम जनता ने अपने लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का निर्माण किया था। रिपब्लिक ऑफ फ्रांस निर्माण होने के बाद फ्रांस के अंदर कुछ ऐसा रूल चालू हो गया था कि सिर्फ शक के दायरे पर ही लोगों को मार दिया जाता था कि कोई अभी भी मोनार्किस्ट को क्या सपोर्ट करता है। और इन्हीं शक के दायरे में उस टाइम फ्रांस में 60,000 लोगों को मार दिया गया था और इसी वजह से फ्रांस की ज्यादातर नोबिलिटी और क्लार्की जो लोग थे वो फ्रांस छोड़कर दूसरे यूरोपियन कंट्री में भाग गए थे। रिपब्लिक ऑफ फ्रांस निर्माण होने के बाद भी फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। 1799 में फिर से फ्रांस में सत्ता संभालता है नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांस में मोनार्किस्ट की वापसी होती है और नेपोलियन सत्ता संभालने के बाद फ्रांस से फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 250 साल पहले लोगों ने अपने हक के लिए मोनार्कीज के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया था और अपने लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था। क्या मजबूरी थी कि लोगों ने अपने ही किंग को ओवरथ्रो करके रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का निर्माण किया था और क्यों शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन? आज की इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. And a new republic would be born in blood. The blood of the French Revolution. 17th सेंचुरी में इमेजिन कीजिए कि कैसा दिखता था दुनिया। ना ही इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था और ना ही इतना अच्छा कम्युनिकेशन। चारों तरफ राजा महाराजाओं का राज चलता था और इन सब राजा महाराजाओं के पास सिर्फ एक ही काम था, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहना और हमेशा लड़कर दूसरों को हराकर नीचा दिखाना और खुद को ताकतवर साबित करना और फिर अपनी टेरिटरी को और भी ज्यादा बड़ा करना। और इसी वजह से दुनिया भर में आपको काफी सारे वार देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच आम जनता का क्या हाल था? 17th सेंचुरी में 1715 से लेकर 1774 तक फ्रांस की राजा था लुइस 15। उस टाइम राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था। लोग ये मानता था कि जो राजा होता है उसको भगवान ने चुना, इसीलिए वो राजा है और इसीलिए वो सब पर राज करता है और राजा जो कहता है वो सबको मानना चाहिए। सदियों से सोसाइटी के अंदर जो क्लास का एक ऊंच नीच का भेदभाव है वो हमेशा चलता ही रहता था। फ्रांस के अंदर उस टाइम सोसाइटी में स्टेट को 3 क्लास में बांटा गया था। जो राजा के आसपास लोग थे, जो राजा के लिए काम करते थे, वो सबसे ऊपर था और उसको क्लार्गी बुलाया जाता था। जो लोग चर्च में काम करते थे जैसा कि प्रिजन, बैप्टिस्ट, फादर, ये सेकंड स्टेट के अंदर आते थे और इसको नोबिलिटी कहा जाता था। और बाकी जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, वो थर्ड स्टेट के अंदर आता था। इनको कॉमनर्स कहा जाता था। इनको आप किसान भी कह सकते हो क्योंकि उस टाइम ज्यादातर फ्रांस के अंदर जो ये लोग थे वो ज्यादातर किसान थे। लोग ऊंच नीच की इस भेदभाव को एक परंपरा की तरह एक्सेप्ट कर लिया था और लोग ये मानता था कि जो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट में जो लोग हैं वो लोग पिछले जन्म में शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसी वजह से वो क्लार्की और नोबिलिटी के अंदर आते हैं और जो आम जनता है वो अपनी कर्मों की वजह से इस हालत में जी रहा है। लेकिन 17th सेंचुरी में फ्रांस के इतिहास में एक नया मोड़ आता है, एक नई कहानी की शुरुआत होती है। लोगों ने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके सोचने लगा और फिर सवाल खड़ा करने लगा कि ये ऊंच नीच की भेदभाव क्यों, क्या ये सही है या फिर सोसाइटी ने जबरदस्ती ये भेदभाव लोगों की मन में डाल दिया? राजा को किसने हक दिया गद्दी संभालने का और फिर राजा को किसने हक दिया सब पर राज करने का? क्या ये सही है? और इसी सोच विचारधारा से शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी की और इस टाइम को कहा जाता है द एज ऑफ एनलाइटमेंट। जो नोबिलिटी लोग थे फ्रांस के अंदर वो किसानों से एक लैंड टैक्स कलेक्ट करता था और जो क्लार्की लोग थे वो भी किसानों से एक डायरेक्ट लैंड टैक्स लेता था जिसको टीथ कहा जाता है, यानी 110% टैक्स लेता था। यानी कोई किसान अगर 100 किलो अनाज उगाता है तो क्लार्की को 10 किलो अनाज देना पड़ेगा। उस टाइम की कुछ कार्टून तस्वीर है जो ये दर्शाता है कि नोबिलिटी और क्लार्की कैसे एक साथ मिलकर किसानों की गर्दन पर बैठकर टैक्स कलेक्ट करता था।
और इसी तरह की टैक्स पे करते करते किसान तंग आ गए थे और अपनी हक के लिए आवाज उठाना शुरू किया। और कॉमन मैन की इस आवाज को काफी सारे दार्शनिक ने भी सपोर्ट किया था। रेनी डिकार्टस फ्रांस की एक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे। उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी भी कहा जाता है। उनकी एक फेमस कोट था आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच सकता हूँ इसीलिए मैं यहाँ हूँ। थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्विंग और क्वेश्चनिंग, ये कुछ ऐसा चीज था जो बेस बना एज ऑफ एनलाइटमेंट का। उस टाइम बाइबल में ये लिखा गया था कि सूरज धरती की चारों ओर घूमता है, और ये बाइबल में लिखा है, इसलिए इस पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता है क्योंकि ये एक धर्म ग्रंथ पर लिखा है। लेकिन गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप निकाला और आसमान की ओर देखा कि कैसे जुपिटर की मून जुपिटर की चारों ओर घूम रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट पब्लिश किया कि सूरज धरती की चारों ओर नहीं घूमता बल्कि धरती सूरज की चारों ओर घूमता है। और जैसे उन्होंने इस स्टेटमेंट को पब्लिश किया तो जो धर्म की ठेकेदार लोग थे, जो प्रीस्ट लोग थे, जो फादर्स थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाइबल के खिलाफ बोलने का, बाइबल की शब्दों को गलत साबित करने का। और इसी वजह से गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया था। फिलोसोफर जॉन लॉकी ने डिवाइन राइट ऑफ किंग थ्योरी को अपोज किया। उन्होंने कहा कि किसी एक इंसान के पास कोई हक नहीं बनता सब पर राज करने का, और अगर कोई ऐसा करता है तो सबसे पहले उनको जनता की परमिशन लेना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का जो ओरिजिनल आइडिया है वो यहीं से उभर कर आए थे। जॉन लॉकी ने कहा कि किंग की ये प्रिंसिपल होना चाहिए लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। उस टाइम फ्रांस की किंग थे लुई 15। 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक वार शुरू हो गया और देखते देखते 7 साल तक ये वार चलता ही रहा। और इस वार की वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गया। फ्रांस पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। आप इमेजिन कीजिए कि उस टाइम की कंडीशन कैसा होगा। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और ऊपर से ऐसी एक मुश्किल स्थिति में राजा की डेथ हो जाती है। 1774 में लुईस 15 की ग्रैंडसन लुईस 16 फ्रांस की सत्ता संभालते हैं। उस टाइम फ्रांस के अंदर एक रूल्स था कि अगर कहीं पर कम अनाज उगते हैं और कहीं पर ज्यादा उगते हैं तो जहां पर ज्यादा अनाज उगते थे वहां से अनाज को ट्रांसपोर्ट किया जाता था जहां पर कम अनाज उगते थे। तो लुईस 16 ने एक टीम बनाया उनकी सिपाही का, ये सब देखने के लिए कि कहीं पर अनाज सही से पहुंच रहा है या फिर नहीं, कोई अनाज की स्टोरेज कर रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए उन्होंने एक टीम बनाया था। ऐसी मुश्किल हालात में फ्रांस की जो किसान थे उनके लिए टैक्स पे करना काफी मुश्किल साबित होने लगा। और इसी वजह से उस टाइम की फ्रांस की जो फाइनेंस मिनिस्टर था जैक निकार्स, उन्होंने किंग को ये एडवाइस दिया कि अगर किसानों से राजा की इंटरफेयर को हटा दिया जाए तो शायद इस प्रॉब्लम से डील हो सकता है। और इसी वजह से जैक निकार्स ने एक नया फार्मर लॉ पास किया और किसानों के ऊपर से जो किंग का इंटरफेरेंस था उसको हटा दिया। और जैसे लोगों को आजादी मिल गया तो लोग फूड को स्टोरेज करने लग गया और इसी वजह से अनाज की कमियां दिखने लगा और अचानक फूड की प्राइस बहुत ही ज्यादा हो गया, बेरोजगारी बढ़ने लगा और फिर इन्फ्लेशन देखने को मिला। फूड की शॉर्टेज के चलते उस टाइम फ्रांस में 65% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया था। भूखमरी की वजह से फ्रांस के अंदर दंगा शुरू हो गया। निकर्स का इंटेंशन तो गलत नहीं था लेकिन जो उसकी आइडिया था वो वर्कआउट नहीं किया और इसी वजह से निकर्स ने किंग को एक दूसरा एडवाइस देता है कि जो क्लार्की और नोबिलिटी लोग हैं उनके ऊपर भी एक टैक्स लागू कर देना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठे वो लोग अपने साथ ऐसा क्यों होने देता और इसी वजह से निकार को पोस्ट से हटा दिया गया। 1776 में फ्रांस का नया फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंटेड किया गया। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हमेशा एक दुश्मनी चलता ही रहता था और इसी वजह से 1776 में अमेरिका की आजादी की लड़ाई में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की और इस लड़ाई में अमेरिका को ब्रिटेन से तो आजादी मिल गया लेकिन फ्रांस का क्या हुआ। इस वार की वजह से फ्रांस को काफी ज्यादा खर्चा उठाना पड़ा और इस वजह से फ्रांस बैंकक्रप्ट की स्थिति पर पहुंच गया। अब उस टाइम की सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि कैसा होगा। लोगों के पास खाने के लिए फूड नहीं है, पैसा नहीं है, फूड की प्राइस बहुत ही महंगा है और ऐसी एक मुश्किल स्थिति में राजा अगर अपने लिए एक आलीशान महल बना लेता है तो लोगों को कैसा लगेगा। उस टाइम लुईस 16 ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया था। उन्होंने अपने लिए एक आलीशान महल बना लिया था और राजा लुईस 16 की जो पत्नी थे मैरी एंटोनिएट, वो राजा से भी महान अयास थे। मैरी एंटोनिएट ने महल के बाहर जो गार्डन था उसमें एक बहुत ही जबरदस्त लैंडस्केपिंग किया था जो कि आज की डेट में भी आप देख सकते हो। अब किंग और क्वीन की ऐसी अयासी देखकर लोगों को शक होने लगा। लोगों ने ये सवाल करना शुरू किया कि ये तो पक्का नहीं हो सकता कि इसे भगवान ने चुना होगा, कि अगर भगवान ने चुना होता तो ये जनता की मुश्किल स्थिति को देखने के बाद भी ऐसे अयासी नहीं करते। 1778 में एंग्लो फ्रेंच वॉर शुरू हो गया और इस वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गया। आज की डेट में जैसा किसी भी देश के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर है ताकि देश को अच्छे से चलाया जा सके, तो उस वक्त गवर्नमेंट तो नहीं रहता था लेकिन गवर्नमेंट का जैसा एक फॉर्म था जिसको स्टेट जनरल बुलाया जाता था और इस स्टेट जनरल में तीनों कैटेगरी के लोग आते थे, नोबिलिटी, क्लार्की और कॉमन मैन। पिछले 150 सालों के अंदर फ्रांस में कभी भी इस स्टेट जनरल को नहीं बुलाया गया था लेकिन 5 में 1789 में 150 साल बाद फिर से एक बार स्टेट जनरल को बुलाया गया। इस स्टेट जनरल में 3 वोट होता था।
क्लार्की का एक वोट और क्लार्की का टोटल मेंबर रहता था 250, नोबिलिटी का एक वोट और नोबिलिटी का टोटल मेंबर रहता था 300 और कॉमन मैन का एक वोट और कॉमन मैन का टोटल मेंबर था इस स्टेट जनरल के अंदर 600। लेकिन जब भी कोई वोट होता था तो वोट हमेशा 2:1 हो जाता था, क्योंकि नोबिलिटी और क्लार्की एक साथ मिलकर वोट दे देता था। तब कोई भी फैसला हो हमेशा किसान के खिलाफ हो जाता था और इसीलिए इस बार किसान ने अपने लिए आवाज उठाया और कहा कि जो स्टेट जनरल के अंदर हमारा 600 अलग अलग मेंबर है, हर किसी के लिए एक अलग अलग वोट होना चाहिए। लेकिन राजा ने इस बात को डिनाई कर दिया और जैसे राजा ने इस बात को डिनाई कर दिया तो आम जनता ने सोचा कि हम अपने लिए एक अलग असेंबली बनाएगा। राजा को जैसे इस बात की खबर लगी कि जनता अपने लिए एक अलग असेंबली बनाना चाहता था तो राजा ने जो स्टेट जनरल का मीटिंग हॉल है वहां पर ताला लगा दिया। राजा ने कहा कि मैं देखता हूं कैसे असेंबली बनाओगे, क्योंकि मैं तो मीटिंग हॉल में ताला लगा दूंगा। जब राजा ने मीटिंग हॉल में ताला लगा दिया तो 20 जून 1789 में आम जनता पास की एक टेनिस कोर्ट में जाकर पहुंचे, जिस कोर्ट को टेनिस कोर्ट ओथ भी कहा जाता है। वहां पर जाकर आम जनता अपने लिए एक नेशनल असेंबली बनाने का फैसला करते हैं और कहता है कि जब तक हम लोग अपने लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेता तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और देखते ही देखते राजा के सामने लोगों ने अपने लिए एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। किंग लुइस 16 ने सोचा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो बहुत ही जल्द आम जनता उसको ओवरथ्रो कर देगा और इसी वजह से किंग ने इसको एक्सेप्ट करने का फैसला किया। किंग लुइस 16 पेरिस से 20 किलोमीटर दूर वर्साइल के महल में रहते थे। अब अचानक लोगों के बीच एक अफवाह फैल गया कि किंग नेशनल असेंबली को डिस्ट्रॉय करने का फैसला लिया है और ये न्यूज फैलने के बाद लोग वायलेंट हो जाते हैं और दंगा शुरू हो जाता है। जैसे क्लार्की और नोबिलिटी लोग किसानों के पास जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए तो उसको लाठी डंडे से मारकर भगा दिया जाता था। काफी सारे नोबिलिटी और क्लार्की के हाउस को जला दिया गया था। 15 जुलाई लोगों ने पेरिस की बास्टिल फोर्ट पर हमला कर दिया और बास्टिल फोर्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया था। उस बास्टिल फोर्ट में जो 7 कैदी था उनको छोड़ दिया। आज भी फ्रांस में 14 जुलाई को बास्टिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस टाइम को द ग्रेट फेयर कहा जाता है, क्योंकि कौन किससे डर रहा था यही पता नहीं चला था। लोगों की सिंपल सा डिमांड था लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लोग ये नहीं चाहते थे कि राजा ना रहे, राजा रहे लेकिन राजा जनता की भी बात सुने। लोग एब्सोल्युटली मोनार्की से एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चाहते थे। 26 अगस्त 1789 में थॉमस जेफरसन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट मैन एंड सिटीजन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग 17 आर्टिकल लिखा गया था, लेकिन किंग ने इस कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन नहीं किया। अब 5 अक्टूबर 1789 में 7000 महिला एक साथ मिलकर पेरिस से पैदल चलकर वर्साइल महल पहुंच गए और वर्साइल महल पहुंचते जब गार्ड ने उन महिलाओं को रोकने की कोशिश की तो इस हादसे में काफी सारे गार्ड को मार दिया गया। अब इतने सारे महिलाओं को एक साथ देखकर किंग लुइस 16 भी डर गया और मजबूरी में उस कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करना पड़ा। अब उन महिलाओं ने किंग को कहा कि आप हमारे साथ पेरिस चलकर वहां पर जाकर रहिए और देखिए आम जनता की हाल कैसा है, कितनी मुश्किल हालत में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और उन सारे महिलाओं ने जबरदस्ती किंग को वर्साइल की महल से पेरिस ले आए। अब किंग लुइस 16 को यह एहसास हो गया था कि अब उनकी जान की खतरा है, लोग उनको कभी भी मार सकता है। इसी वजह से किंग लुइस 16 उनकी पत्नी मेरी एंटीनियोट के साथ ऑस्ट्रिया भागने का प्लान बनाता है। 20 जून 1791 में किंग लुइस 16 अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश करता है, लेकिन बॉर्डर के आसपास लोगों ने किंग को पकड़ लेता है और 21 जून 1791 में किंग को उसकी पोस्ट से हटाकर जेल में डाल दिया जाता है। 1792 में मोनार्की से फ्रेंच रिपब्लिक का निर्माण होता है। ये देखकर बाकी जो यूरोपियन कंट्री थे वो भी डरने लगा कि कहीं हमारे देश के लोग भी हमारे साथ ऐसा ना कर दे और इसीलिए ऑस्ट्रिया की राजा ने किंग को ये वादा किया कि उसको मोनार्की वापस दिलाने के लिए मदद करेगा। और जैसे ये न्यूज फैला तो किंग को और क्वीन को 1793 में फांसी दे दी जाती है। उस टाइम फांसी तो नहीं दिया जाता, गुलेटिन में चढ़ाकर गला काट दिया जाता था। 1793 में जैकोबिन फ्रांस की सत्ता में बैठते हैं और उस टाइम किसी को भी अगर ऐसा शक होता कि कोई मोनार्की को अभी भी सपोर्ट करता है तो उसको मार दिया जाता था बिना कोई प्रूफ के। और ऐसे ही शक के दायरे में 60,000 लोगों को मार दिया गया था और इस टाइम को रीजन ऑफ टेरर कहा जाता था। फ्रांस के अंदर 1799 में फिर से मोनार्की की वापसी होती है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता संभालते हैं और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।